So let us have one interesting article of equilibrium analysis. ठीक है, इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब क्या है? कोई बॉडी संतुलित है. इक्विलिब्रियम मतलब कोई बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं है. फिजिक्स में इक्विलिब्रियम कहते हैं कोई बॉडी का अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, मतलब या तो रेस्ट में या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है. समझ में आ रहा है? कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो उसका एक्सीलरेशन नहीं है, या फिर अगर वो रेस्ट में है तो तब भी उसका एक्सीलरेशन नहीं है. तो फिर इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, उसका एक्सीलरेशन जीरो है. इसका मतलब उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है कि नहीं? हमारा एनालिसिस का मतलब हुआ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग एंड एवरीथिंग अबाउट ऑल दोज फोर्सेस. एवरीथिंग मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. समझ में आ रहा है? कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या एक्सीलरेट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कितने टू फोर्स आ रहा है, कहाँ कहाँ पर आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ये पता करने का जो चैप्टर है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम एनालिसिस. ठीक है, अभी तक हमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है ना? एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? तो ये जो बैकग्राउंड हम लोग लिए हैं उसको लेके हम ये एनालिसिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो पहले हम समझते हैं व्हाट इट मीन्स बाय इक्विलिब्रियम. और मैं इसको थोड़ा और भी एडजेक्टिव देके लिखूंगा. हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम फिर दो किस्म का होता है. कोई बॉडी एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, एक्सीलरेशन भी दो किस्म का होता है. एक तो जो तुम लोग जानते हो, कोई चीज़ भाग रहा है उसका स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है तो हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन है. कोई चीज़ घूम रहा है तो जैसे हम पंखा को स्विच ऑन किए, धीरे धीरे उसका घूमने का स्पीड बढ़ने लगा, इसको कहते हैं रोटेटरी एक्सीलरेशन. इक्विलिब्रियम डील्स विथ नो एक्सीलरेशन, जीरो. नो एक्सीलरेशन, ऑल एक्सीलरेशन आर जीरो. रोटेशनल एक्सीलरेशन भी जीरो है, लीनियर एक्सीलरेशन भी जीरो है. समझ में आ रहा है? घूमने वाली जो स्पीड है उसमें, वेलोसिटी है उसमें भी कोई बदलाव नहीं है. और जो ट्रांसलेशनल स्पीड है उसमें, ट्रांसलेशनल मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसमें जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है. फॉर योर लेवल आई से ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. जरूरी नहीं है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर्व में हो सकता है. ठीक है, बाद में डिटेल एनालिसिस में जाएंगे. फिलहाल हम बात करेंगे कोई बॉडी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में कब है, जब उसका एक्सीलरेशन जीरो है. कौन सा एक्सीलरेशन? लीनियर एक्सीलरेशन, जिसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास. समझ में? तो पहला हुआ ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. इन इक्विलिब्रियम. कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कब हम कहेंगे? तब कहेंगे when its acceleration is zero. एक्सीलरेशन अगर जीरो है तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है. एक्सीलरेशन जीरो है का मतलब हुआ, एग्जाम्पल में हम कहेंगे बॉडी एट रेस्ट. कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम है, उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है. ए कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये भी तो इक्विलिब्रियम हुआ क्योंकि इसका भी तो एक्सीलरेशन नहीं है कि नहीं? तो ये जो हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम का, थोड़ा बहुत समझ में आया? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? सिंपल सा टर्म है, कोई बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं है. ये इक्विलिब्रियम तीन टाइप का है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. चलो देखते हैं. पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे इक्विलिब्रियम इज ऑफ 3 टाइप्स। नाम क्या है उनका? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 3 किस्म के। क्या ये 3 चीजें? चलो इनको भी थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बॉडी को ऐसे रखा गया, मान लो ये कोनिकल फ्रस्ट्रम है। सोचो कि एक बॉडी ऐसे रखा गया है ग्राउंड पे, ठीक है। एंड आई टेक सपोज अनदर केस, आई टेक अनदर केस लाइक दिस। इस केस में बॉडी तो है लेकिन थोड़ा ऐसा है। तीसरा केस में here is a sphere kept on ground. All the 3 bodies are at rest, but the type of equilibrium associated with them are different. बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नोट्स नहीं बनाना है, खाली समझना है इन चीज़ों को। अंतर क्या है तीनों में? तीनों रेस्ट में। अगर ये वाला बॉडी को मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ और छोड़ देता हूँ, क्या होगा? तुरंत खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? इफ आई गिव इट ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा पुश किया, ये डिस्प्लेस हुआ, छोड़ दिया तो फिर से ये खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो हो सकता है गिर जाएगा। इसको डिस्प्लेस करूं तो ना ये गिरेगा ना वापस आएगा, जहां छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा। Are you getting? When you are giving it a small disturbance, it is and releasing the disturbance, it is coming back again to the original position. It restores. कोई शॉर्ट नोट नहीं लिखने वाले हम लोग, फील कर लो खाली चीजों को, ठीक है। अगर ये बॉडी को थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये फिर से वापस खड़ा हो जाएगा, तो इसको कहेंगे इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आ रहा है? yes. तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा धक्का देंगे तो हो सकता है कि ये गिर जाएगा, तो इसको कहेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको आगे चल के हायर क्लासेस में बहुत डिटेल्स में एनालिसिस करना पड़ता है। फिलहाल आप लोगों के लिए इतना काफी है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आया? इस केस में अगर थोड़ा सा धक्का देंगे, ना ये गिरेगा ना ये वापस आएगा, जहां छोड़ोगे वहीं पे ये रुक जाएगा और थोड़ा सा नया पोजीशन ले लेगा इक्विलिब्रियम का। धक्का दिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर फिर से खड़ा हो गया, ना वापस आया ना क्या, समझ में आया? तो इसको क्या कहेंगे हम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या आप लोग फील कर पाए? जैसे जैसे मान लो कि यहाँ पर हम कहेंगे कि ये कोई एक सरफेस है, दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है। कोई ब्लॉक यहाँ पे रखा है, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है और एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है। क्या बता सकते हो व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विद देम? इसके साथ कौन सा इक्विलिब्रियम है? थोड़ा सा धक्का दोगे तो वापस आएगा क्या? भाग जाएगा। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। समझ में आया? इसको थोड़ा सा धक्का दोगे तो फिर वापस आ जाएगा। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। और इसको थोड़ा सा धक्का दोगे, ना भागेगा ना वापस आएगा, ये रहेगा, एक नया पोजीशन ले लेगा। इट नाइदर फॉल्स आउट ऑफ nor restores but acquires a new position of equilibrium immediately after the displacement. So you see it is neutral equilibrium. क्या मैं समझा पाया? समझ में पाया? चलिए थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना के देखते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक चार्ज बॉल है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज बॉल है। सपोज इसको पहले बना, ये चार्ज बॉल है, ये फिक्स्ड है, ये बॉल चार्ज है। इसमें क्या है? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्यू चार्ज है। ऐसा दूसरा एक चार्ज बॉल यहाँ पे भी है, ठीक है। और सपोज हम कहेंगे इन दोनों के बीच में हुआ यूं है कि यहाँ पे कोई एक ग्लास सिलेंडर रखा हुआ है। सोचो, थोड़ा बहुत तो जानकारी आपको होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड नॉन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, इतना तो जानते होंगे आप लोग, है ना। सपोज हम कहेंगे बीच में और एक बॉल रखा हुआ है यहाँ पे, और इसमें क्या चार्ज है? Q। और आप जानते हो कि चार्ज जब दूसरे चार्ज के पास आएगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन।
अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है तो देयर विल बी ए फोर्स ऑफ रिपल्शन, और जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन विल डिक्रीज। क्या बात समझ में आता है? ये सब चीज़ें दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे, फोर्स वही रहेगा क्या? कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। पास कर देंगे तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। इतना तो समझ में आता है। क्वेश्चन क्या है? अब ये देखो, ये जो बॉल अगर बीच में है, ये बीच में है तो ये भी इसको ढकेल रहा है, ये भी इसको ढकेल रहा है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल क्यू जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी रिपेल कर रहा होगा, ये भी रिपेल कर रहा होगा, और बीच में तो दोनों बराबर रिपेल कर रहे होंगे। क्या इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हुआ? हाँ, क्योंकि इधर को धक्का दे रहा है, इधर को धक्का दे रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, रेस्ट में है। कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल की अनस्टेबल, हमें सोचना है। इन फिगर शोन, in figure shown when Q is positive। चलिए, जो बॉल है इसका नाम है 1 और इसका नाम है 2। अब ये पॉजिटिव बॉल है, समझ में? कौन? Q इज पॉजिटिव। तो ये जो 1 वाला चार्ज है इसको पुश कर रहा होगा कि पुल कर रहा होगा? ये पॉजिटिव है ना, तो पुश कर रहा होगा। इधर को, इधर को कहो ये फोर्स को F1। सपोज ये बॉल भी तो इसको पुश कर रहा होगा, इधर को कहो इस फोर्स को F2। और हमारा इतना जानकारी हमारे पास है कि F1 F2 बराबर है, तो दे विल कैंसल आउट, दे आर इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आया? Q is in equilibrium, it is understood. Now our interest is to know whether it is in stable equilibrium or unstable equilibrium। क्या करेंगे? थोड़ा पुश करके देखेंगे। वापस आ गया तो स्टेबल, भाग गया तो अनस्टेबल, जहां छोड़ दिया वहीं रुक गया तो न्यूट्रल, है कि नहीं? चलिए बॉल को थोड़ा सा पुश करते हैं। अगर ये बॉल को मैं थोड़ा सा इधर को पुश कर दिया, इधर को, तो अब भी ये इसके ऊपर कुछ फोर्स देगा जिसको हम F1 कहेंगे, और ये भी इसके ऊपर एक फोर्स देगा जिसको हम F2 कहेंगे। क्या F1 F2 बराबर होंगे? कौन बड़ा होगा? 2 के लिए जो फोर्स आ रहा है वो बड़ा होगा, क्योंकि पास हो गया। अब क्या हो गया? F2 बड़ा है, F1 छोटा है, इट विल कम बैक टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? समझ में आ रहा ना, पकड़ में आ रहा ना? तो हम कहेंगे व्हेन Q इज पॉजिटिव द मिडिल बॉल is in stable equilibrium। समझ में आया? चलो केस को पलट देते हैं। When Q is negative, ये समझ में आ गया? When Q is negative, अब ये दोनों उसको अट्रैक्ट करने शुरू करेंगे, है कि नहीं? चलिए, जब दोनों अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, मैं फिर से सारा फिगर को बदलता हूँ। ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया। अब जो पहला बॉल है, ये जो बॉल है, ये अभी इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो पहला बॉल का जो फोर्स होगा वो इधर को होगा, कॉल इट F1। दूसरे बॉल वो भी अट्रैक्ट करेगा, और दोनों बराबर दूरी पे है तो ये बराबर जोर से खींचेंगे। Q इज इन इक्विलिब्रियम, मिडिल वाला बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए Q को थोड़ा डिस्प्लेस करके देखते हैं। अब भी इसके ऊपर F2 आ रहा है और इसके ऊपर F1 आ रहा है। क्या F1 F2 बराबर है? कौन ज्यादा है? क्योंकि पास हो गया ना, जोर से खींचेगा। आर यू रेडी? जैसे आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, F2 बड़ा है तो ये वापस आएगा क्या? तो भाग जाएगा। तो व्हाट हैपेंस? द बॉल लीव्स। तो आप कहेंगे Q इज इन इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम में हो गया? व्हेन Q इज नेगेटिव, द मिडिल बॉल is in what type of equilibrium? Unstable equilibrium। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये इक्विलिब्रियम को एनालिसिस करना है, और हमें पता ये करना है कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है। पता ये करना है कि कितने फोर्स आ रहे हैं, ठीक है? उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स देखेंगे। इक्विलिब्रियम क्या है समझ में आ गया? पहला इंपॉर्टेंट स्टेप देखेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। जिसको हम लोग प्यार से आगे लिखेंगे FBD,
सी बॉडी डायग्राम मतलब अभी नाउ वी आर अप्रोचिंग हाउ टू एनालाइज कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो कितने टू फोर्स आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, किस किस डायरेक्शन में आ रहा है, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। चीजें सुनने की, तुमको कोई शॉर्ट नोट तो पूछने वाला नहीं, समझने वाली चीज है। तो यहाँ पर कितने टू फोर्स आ रहे हैं जानने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं? तरीका अपनाते हैं कि फोर्सेस आर अगेन टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखेंगे बॉडी के साथ जो जो कॉन्टैक्ट में वो फोर्स दे रहा होगा और बिना कॉन्टैक्ट में होते हुए कौन कौन फोर्स दे सकता है। अगर ये एक चार्ज है तो कोई दूसरा चार्ज दे रहा होगा, ये अगर एक पीस ऑफ आयरन है और मैग्नेट है तो दूसरा मैग्नेट दे रहा होगा, ऑर्डिनरी मास है तो ग्रेविटी दे रहा होगा। तो हमारा जो डिस्कशन है अभी में उसमें चार्ज और मैग्नेटिज्म को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक ही फोर्स आएगा, और कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ में? फ्री बॉडी डायग्राम में मतलब क्या है ये? इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम where all contact forces, all external forces, all external forces acting on the body are shown with proper direction and point of application। ये it is the isolated body diagram where all external forces acting on the body are shown with प्रॉपर डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीन चीज जानना था फोर्सेस के बारे में, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको पता चल जाएगा, बाकी रह जाएगा मैग्नीट्यूड। पहले ये तो सीखे, ठीक है। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज मैं कहूँ कि ये मान लो कि एक वॉल है और ये एक फ्लोर है, और पता चला कि यहाँ पे हमने रखा है एक लेडर को। दिस इज व्हाट इज द लेडर केप्ट ऑन दिस। ये लेडर है, ओह बड़ा लेडर हो गया, छोटा कर देते हैं। एक लेडर है, दिस लेडर इज केप्ट हियर, और ऐसे रखने से फिसल जाएगा। इसलिए मैं क्या किया हूँ, लेडर को यहाँ से मैं ऐसे बाई ये थ्रेड बांध दिया हूँ। ओके, रह सकता है कि नहीं रह सकता ऐसे? आर यू गेटिंग? अब ये सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं। दिस लेडर इज लीन्ड अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये स्मूथ फ्लोर है, ये स्मूथ फ्लोर है, ठीक है। ये भी स्मूथ है, ऐसा समझ में? आप कहोगे सर ये लेडर रेस्ट में क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं, ये किसके ऊपर क्या दे रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो सारे फोर्सेस को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट होगा जीरो। और हमें पता ये करना है कि इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहे हैं, ये किसको क्या दे रहा है उसको हमको मतलब नहीं है। इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं वही पता करने का नाम हुआ इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, ये क्यों इक्विलिब्रियम में? आपको वॉल है, इधर है, बांध दिया है, तो किधर से गिरेगा? अरे नहीं, सोचो सोचो कि ये जो लेडर है, इस लेडर को आप मैं फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहता हूँ। व्हाई द लेडर इज एट रेस्ट? इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम। पहले आइसोलेट मतलब इसको सारे कनेक्शन से डिस्कनेक्ट करो। ये वॉल के साथ लगा है, फ्लोर के साथ लगा है, यहाँ पर थ्रेड से बंधा हुआ है। अगर वॉल नहीं होता तो लेडर ऐसे रहता, क्या होता? गिर जाता। किधर को गिरता? ऐसे। अब क्यों नहीं गिर रहा है? वॉल मस्ट बी पुशिंग इट। पता चला कि वॉल इसको पुश कर रहा है। क्या फोर्स में? क्या मालूम क्या फोर्स में? बट देयर मस्ट बी ए पुशिंग फोर्स एक्टिंग राइट एट दिस पॉइंट, क्योंकि यही पॉइंट तो कांटेक्ट में है। यस सर। एंड दैट फोर्स इज द नॉर्मल रिएक्शन, इट शुड बी नॉर्मल टू द वॉल। क्या बात समझ में आया? अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे ऐसा कैसे होगा? इट इज नॉर्मल रिएक्शन व्हेनेवर टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट,
they exert equal and opposite forces onto each other in a direction normal to their surfaces of contact. समझ में आया? अच्छा, तो कितने तो फोर्स आ रहा है? अभी फ्लोर को निकाल देंगे तो गिर जाएगा, मतलब फ्लोर भी तो गिरने नहीं दे रहा उसको, पक्का फ्लोर भी उसको ऐसे पुश कर रहा होगा। अच्छा, ये थ्रेड को काट देंगे तो क्या होगा? ये फिसल जाएगा। ये फिसलने क्यों नहीं दे रहा है? थ्रेड पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। तो थ्रेड मस्ट बी पुलिंग इट विद सम फोर्स। कितना फोर्स मालूम नहीं है, कुछ फोर्स है कि नहीं? और क्या रह गया? दीज आर ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद वॉल, फ्लोर एंड थ्रेड। कोई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या? हाँ, उसका वेट होगा, वेट मस्ट बी देयर। वेट कहाँ एक्ट करता है? ऑब्वियसली एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट मस्ट बी एक्टिंग समवेयर हियर। यहाँ पर आ रहा होगा वेट। समझ में आया क्या? तो पता चला कि ये जो लेडर अभी रेस्ट में है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर एंड द थ्रेड, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फोर फोर्सेस। ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमें मालूम नहीं है, लेकिन हर एक फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें दिख रहा है और डायरेक्शन भी दिख रहा है। अगर मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे तो सारे को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0। तो ये जो डायग्राम बन गया इसको कहते हैं थ्री बॉडी डायग्राम। The body is made free from all contacts and we are showing all external forces acting on the body. पहले फिगर बना पाएंगे तो सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। फिगर बनाना मुश्किल है क्या? चलो सोचते हैं दूसरा एक फिगर लेके। लेट्स सी, सपोज हम कहें कि यहाँ पर एक वॉल है और चलो मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक स्फीयर है, ये फंसा हुआ है किसके बीच में? वॉल और एक इंक्लाइन प्लेन के बीच में फंसा हुआ है। ये इंक्लाइन प्लेन कैसा है? इंक्लाइन प्लेन कुछ ऐसा है, ठीक है। ये जो स्फीयर है इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है और ये एंगल कितना दिया है कि ये एंगल दिया है 30 डिग्री। समझ में? आप कहोगे बॉल रेस्ट में है क्या? ऑब्वियसली रेस्ट में रहेगा, कहाँ जाएगा? नहीं, तो इसका मतलब इसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं सारे का रिजल्टेंट 0 है। चलो बॉल का थ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आई नेम दिस पॉइंट्स, आई से दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो ये बॉल का थ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। थ्री बॉडी डायग्राम में हमें शो करना है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉल, नॉट बाय द बॉल, ऑन दी बॉल। एक्सटर्नल फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स तो जहां जहां पर कॉन्टैक्ट में आएगा वहीं पे होगा। अब देखो ये यहाँ पर कॉन्टैक्ट में है तो इनके बीच में एक फोर्स होगा, लेकिन मालूम नहीं कि किस डायरेक्शन में। यहाँ पे है किस डायरेक्शन में? सोचो, मेक इट फ्री, वॉल को निकाल दो, गिर जाएगा। कि नहीं गिर रहा है मतलब इट मस्ट बी पुशिंग इट। यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा, पॉइंट ए है, नाम देने के लिए हम कह सकते हैं कि रिएक्शन एट ए है कि नहीं? दूसरा हुआ यहाँ पर भी तो कॉन्टैक्ट में है, यहाँ पर भी फोर्स आ रहा होगा। कैसे? फोर्स मस्ट बी पुशिंग फोर्स और पुलिंग फोर्स। इसको निकाल, आइसोलेट करो ना, आइसोलेट करोगे तो गिर जाएगा, गिरने नहीं दे रहा है मतलब पुश कर रहा है। इट शुड बी पुशिंग लाइक दिस। क्या बात समझ में आया? एंड एज इट इज एट पॉइंट बी, आई से आर बी। व्हाई आई शो द फोर्स लाइक दिस? बिकॉज आई नो द फोर्स हैज टू बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। देयर मस्ट बी ए थर्ड फोर्स। कौन सा? वेट, वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग लाइक दिस। लेकिन ये थ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ सर? सारा फोर्स तो दिखा दिया। लेकिन देखो थ्री बॉडी डायग्राम का डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखे थे? Where all external forces acting on the body are shown with proper direction and point of application। क्या सारे फोर्स को सही सही पॉइंट पे दिखाएं? हाँ दिखा दिए। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन तो ठीक है, इधर को समझ में आ रहा है, इसका नीचे की तरफ समझ में आ रहा है। ये टेढ़ा दिख रहा है, कितना टेढ़ा है वही तो जानना जरूरी है। आई नीड टू नो व्हाट इज दिस एंगल। क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? देखो ये जो फोर्स है कौन है भाई? ये फोर्स है ना, नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये एंगल कितना होगा? ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस, ये 30 डिग्री है, तो ये। अब ये हुआ कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बात समझ में आया? हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें हम सारे एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ ये टेढ़े फोर्स की कितना टेढ़ा है वो भी बता दिए। समझ में आ रहा है? ऐसे करके थ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है, जिसमें हमें सारे एक्सटर्नल फोर्स दिखाना पड़ता है। कभी कभार तो हमें जो डाटा दिया रहेगा उसमें से निकालना भी पड़ता है कि वो कितना टेढ़ा है। जैसे आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोजिंग हम कहेंगे
कि यहाँ पे कोई एक वाल है और यहाँ पे कोई एक स्पीयर है, जो स्पीयर की यहाँ से ऐसे वाल से झूल रहा है। वाल से कैसे, मतलब इट इज समवेयर लाइक दिस। कैसे लगा है थ्रेड, इसमें थ्रेड लगा है। सपोज हम कहेंगे दिस इज बीइंग कनेक्टेड बाय ए थ्रेड जिसका लेंथ इज इक्वल टू आर। क्या है ये लेंथ? लेंथ इज इक्वल टू आर। और ये जो स्पीयर है दिया है कि स्पीयर के बारे में, ये स्पीयर का रेडियस है आर। अब ये स्पीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। कितना एंगल क्या टेढ़ा करके देखेंगे। क्या बता सकते हो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कहाँ कहाँ पर कॉन्टैक्ट में है? थ्रेड के साथ और इसके साथ 2 कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में वेट। चलिए ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बॉल। एक तो हो गया वेट, आंख बंद करके खींच लो नीचे, ये मालूम है। दूसरा है वॉल इज पुशिंग और पुलिंग। पुशिंग, वॉल पुश कर रहा है तो ये फोर्स ऐसे दे रहा होगा। और क्या है? और ये थ्रेड, थ्रेड भी तो पुल कर रहा है कि नहीं? ऐसे। लेकिन हमें समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि जो थ्रेड पुल कर रहा है, ये जो थ्रेड पुल कर रहा है, ये थ्रेड क्या एंगल में पुल कर रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। हमें ये एंगल पता करना है, नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन थोड़ा फिगर को देखो तो ध्यान से। ये फिगर में व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज आल्सो इक्वल टू आर, ये भी आर है। और व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये भी आर है। तो ये पूरा कितना हो गया? 2r। ये हो गया आर। सपोज ये एंगल थीटा है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर ये जो एंगल कर रहा है ये एंगल थीटा है। और कॉस थीटा कितना है भाई? b/h, r/2r, मतलब 1/2, मतलब cos 60। तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ऐसे डाटा को एनालिसिस करके निकालना पड़ेगा कि थीटा 60 डिग्री है। क्या बात समझ में आ रहा है? ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की हुआ, मैं खाली बता रहा हूँ कि कैसे सोचना है। इज इट अंडरस्टूड? चलिए बताइए कि अगर हम कहें कि यहाँ पर कोई एक वाल है, ऐसा एक है, ऐसा एक है, ऐसा एक है, और दिया क्या है इसमें? दिया ये है कि यहाँ पर कोई एक लेडर को ऐसे फंसा के रखे हैं। ये एक लेडर है जो फंस गया है, इसके बीच में फंस गया है। देखो फंसाते इसको। आओ, क्या बता सकते हो हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द लेडर? ये फंस गया, रेस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा? ऑब्वियसली रेस्ट में रहेगा। दिस लेडर इज नाउ, ये जो लेडर है, ये लेडर अभी फंसा हुआ है इसके बीच में। क्या बता सकते हो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में हमें कितने तो एक्सटर्नल फोर्स दिखाना चाहिए? 4। नहीं, हम कहेंगे इसके फ्री बॉडी डायग्राम में 4 फोर्सेस दिखाना है। कहाँ कहाँ पर दिखाना पड़ेगा? एक तो दिखाना पड़ेगा नीचे यहाँ पे, और ये पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? हाँ, ये पुश कर रहा है तो ऐसे होगा। और एक ग्रेविटी तो होगा ही होगा, इसमें सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। और यहाँ पे 4 forces are acting on it. Once you are able to recognize how many forces are acting, at what point they are acting, in what direction they are acting, then you are eligible to go for the next step. What is the magnitude of each force? लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, समझ में आया क्या? फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है, if two bodies in contact have no relative motion, with respect to each other, then they can be considered
is a single body in free body diagram. उनको आप सिंगल बॉडी कंसीडर भी कर सकते हो, और दो बॉडी कांटेक्ट में है और उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही बॉडी है। सोचेंगे दोनों चीज एक दूसरे के साथ मान लो बांधे हुए हैं, वेल्ड कर दिए, तो दोनों को मिला के हम एक ही बॉडी समझ सकते हैं। यू कैन कंसीडर देम एज ए सिंगल बॉडी। क्या बात समझ में आया? जैसे जैसे सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक सिलेंडर है और मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई दो बॉल है, एक बॉल है यहाँ पे और ये दूसरा बॉल है यहाँ पे, और ये दोनों बॉल किसी एक सिलेंडर के अंदर रखे हुए हैं। तो टू फाइंड आउट द फोर्स आई कैन कंसीडर बोथ ऑफ दिस बॉल्स एज ए सिंगल बॉडी एंड आई कैन शो द फोर्सेस एक्टिंग। अब सिंगल बॉडी कंसीडर करेंगे तो फोर्सेस कैसे आएगा? यहाँ पे आएगा क्योंकि कांटेक्ट में आया है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसका वेट आएगा और इसका वेट आएगा। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स था दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अकेला अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम करते तो ये वाला फोर्स दिखाते। इफ आई कंसीडर देम एज ए सिंगल बॉडी देन द force of interaction between them becomes an internal force. We have to show all external forces acting on the body. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. तो हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पुली रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी देखे हैं प्रीवियस क्लास में। सपोज आई वांट टू मेक ए लिटिल चेंज। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बॉक्स है, एक मिनट बेटा, यहाँ पर कोई एक बॉक्स है और यहाँ पे हुआ यूं है कि कोई एक आदमी है बॉक्स के अंदर, और क्या हुआ है कि यहाँ पर हुआ यूं है कि यहाँ पर एक छोटा सा होल है, हियर इज ए स्मॉल होल, एंड ये आदमी जो है एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, रस्सी ऐसे गया, सपोज एक पुली के ऊपर से गया और आया, आके इसमें बॉक्स में बंद दिया गया। कुड यू गेट द केस? क्या आपको समझ में आया केस क्या है? यहाँ से ऐसे बांध के रखें, अगर ये आदमी रस्सी को छोड़ देगा तो क्या होगा? दोनों गिर जाएंगे, धुड़ुम। समझ में आ रहा है? तो ये आदमी रस्सी को पुल करके रखा हुआ। इफ मास ऑफ मैन इज 60 kg, मास ऑफ बॉक्स is 20 kg. Find with what force the man must pull the thread or rope to hold in equilibrium. ये आदमी ये कितना जोर से खींचेगा? धीरे से खींचेगा तो रहेगा नहीं, कितनी जोर से खींचेगा कि रेस्ट में रहेगा? चलो सोचते हैं। नाउ बॉक्स और आदमी दोनों कांटेक्ट में है, इक्विलिब्रियम में, मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन, वी कैन कंसीडर देम एज ए सिंगल बॉडी। क्या बात समझ में आ रहा है? और ये आदमी जितना जोर से खींचेगा नीचे की तरफ उतनी ही तो टेंशन बनेगा। आदमी कितनी जोर से खींच रहा है पूछा है, मतलब क्या पूछा है? टेंशन इन द थ्रेड, एंड द थ्रेड बीइंग कंटीन्यूअस, आप बोलोगे टेंशन यहाँ पर भी वही होगा। नाउ यू कंसीडर, ये पूरा सिस्टम में हम कंसीडर करेंगे मैन एंड बॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट एंड देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। मैन एंड बॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट एंड देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, सो यू कैन कंसीडर देम एज ए सिंगल बॉडी। क्या लिखेंगे? कंसीडरिंग मैन and box is a single body. Free body diagram is shown. चलिए अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम कैसे दिखाएंगे? तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम इसको फ्री करेंगे, सारे कांटेक्ट से भगा दिए, सारे कांटेक्ट से फ्री कर दिए। ये वाला थ्रेड खींच रहा है टी में, तो ये भी खींच रहा होगा टी में। हमें पता क्या करना है? टी ही तो पता करना है, आदमी कितने जोर से खींच रहे हैं, और ये आदमी का अपना वेट भी तो है, कितना? 60 kg, और बॉक्स का 20 kg। तो आप क्या कहोगे?
एट इक्विलिब्रियम क्या कहोगे, ऊपर की तरफ है 2t और नीचे की तरफ है 60g प्लस 20g, तो t कितना हो गया 400 न्यूटन, टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आदमी को ये थ्रेड को कितने जोर से खींचना है, 400 न्यूटन में। क्या बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ये तो कितने जोर से खींचेगा तो पकड़ के रखेगा 400 न्यूटन में। आर यू गेटिंग? तो अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है और उनके बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, यू कैन कंसीडर देम एज ए सिंगल बॉडी इन द फ्री बॉडी डायग्राम। क्या ये कोचिंग सबको बढ़िया से समझ में आया? सो द मैन हैज टू पुल द थ्रेड विद अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम क्या है समझ में आया? सर सिलेंडर में जो बॉल्स था, दो बॉल, सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों बॉल के बीच में क्यों नहीं होगा? लाइक अगर सर एक हाँ, दोनों बॉल के बीच में। यस, यू आर आस्किंग ए वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर दोनों बॉल बराबर साइज के हैं, बराबर मास के हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट द मिडिल। आप 2 mg दिखाने की जगह एक जगह दिखा सकते हो 2 mg करके। एकदम स्ट्रेट फॉर्टिनेट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ऐसे भी दिखा सकते हो। लेकिन अगर एक मान लो कि 10 kg का है, कि दिखने में बराबर साइज का 2 kg का है, तो फिर तो सेंटर मास यहाँ पे नहीं होगा, कहीं दूसरी जगह होगा, है ना। तो ये बात समझ में आया? आप ऐसे दिखाओ या फिर वैसे दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम क्या है समझ में आया? ठीक है। नाउ विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको लेके हम क्या करने जा रहे हैं अभी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नहीं, फोर्सेस का डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देख लिए, अभी बाकी रह गया मैग्नीट्यूड पता करना है। तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी की पहचान होना जरूरी है। कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला हुआ, कोई बॉडी के ऊपर अगर एक ही फोर्स आ रहा है, क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकता है? कैन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम? एक ही फोर्स आ रहा है, एक ही फोर्स आएगा तो नेट फोर्स कैसे जीरो होगा? नहीं हो सकता। तो ए सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन नॉट कीप इट इन इक्विलिब्रियम। ये तो समझ में आता है, लिखने की क्या जरूरत है। अच्छा, कोई बॉडी के ऊपर 2 फोर्स आ रहा है तो इक्विलिब्रियम में रह सकता है? कब रहेगा? कब रहेगा? दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए और ऑपोजिट भी होना चाहिए। खाली उतने होने हो जाएगा? सोचो, मैं कोई एक बॉडी ले रहा हूं, इस बॉडी के ऊपर मैंने लगाया एक फोर्स, इधर लगाया एक फोर्स, 10 न्यूटन, नेट फोर्स 0, बॉडी रेस्ट में है। समझ में आ रहा है? थिंक अबाउट अनदर केस, हियर इज ए डंडा, मैं इसके ऊपर लगाया 10 न्यूटन, इसके ऊपर लगाया 10 न्यूटन, क्या ये रेस्ट में रहेगा? ये तो घूमेगा, है कि नहीं? तो इक्वल एंड अपोजिट होना काफी नहीं है, क्या होना है? नॉट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दे मस्ट एक्ट अलोंग द सेम लाइन, दे मस्ट एक्ट अलोंग द सेम लाइन। जिस लाइन में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल सा टर्म है, जिस लाइन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है और उसके ऊपर सिर्फ अगर 2 फोर्स आ रहे हैं, देन फोर्सेस नॉट ओनली बी इक्वल एंड अपोजिट, दे हैव टू बी अलोंग द सेम लाइन। सो क्या लिखेंगे? इफ 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी keep it in equilibrium, then the forces must be कैसा होना चाहिए? forces must be equal and opposite. Not only that, and they must act along same line. They must act along same line.
उनको सेम लाइन में करना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है जबकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्या बात समझ में आया? बढ़िया से समझ में आया। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लो। सपोज 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम, उनमें क्या होना चाहिए? पहला देखिए कि एक फोर्स आ रहा है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकता। 2 आ रहे हैं तो फोर्सेस को क्या होना है? दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट एंड मस्ट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, है कि नहीं? सेम लाइन ऑफ एक्शन। दूसरा हुआ इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी keep it in equilibrium, then their line of actions or lines of action must be parallel और concurrent। थोड़ा टेढ़ा है लेकिन क्या करें, टेढ़ा है पर मेरा है, समझना पड़ेगा इसको। कुरकुरे की तरह है ना? इसके पीछे लॉजिक क्या है जानने के लिए आपको मोमेंट ऑफ ए फोर्स क्या है जानना पड़ेगा। फिलहाल एक्सेप्ट कर लो कि जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कहोगे तो गीता पे हाथ रख के बोल देंगे, है ना, कि जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है पहले स्टेटमेंट को समझो। स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी के ऊपर 3 फोर्स आ रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, 3 forces are coming and the body is in equilibrium, वो तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन या तो एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे या फिर कंकरेंट होंगे। पहले पैरेलल वाला पार्ट को देखते हैं। क्या हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई अगर एक डंडा ऐसे रखा है और इसके ऊपर मान लो कि इधर से कोई पुश कर रहा है, इधर से कोई पुश कर रहा है, मैं ऐसा एक फोर्स देके इसको रोक के रख सकता हूँ? क्या ऐसा 3 फोर्स कोई बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, लेकिन सुइटेबल पॉइंट में देना पड़ेगा। कहीं भी दे दोगे तो नहीं रहेगा। मान लो कि हम कहेंगे ये दे दिया 10 न्यूटन, ये दे दिया 20 न्यूटन, तो नीचे से मुझे कितना फोर्स देना चाहिए? लेकिन कहाँ पे देना चाहिए? सपोज मैं 30 न्यूटन यहाँ पे दूंगा तो रहेगा क्या? ये पूछ के थे। तो यू हैव टू फाइंड आउट ए सुइटेबल पॉइंट वेयर यू कैन अप्लाई दिस 30 न्यूटन। अपना डंडी छोड़ के भागता है, सुइटेबल पॉइंट देना पड़ेगा। जो भी है ये ऐसा 3 फोर्स, कोई अगर बॉडी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, स्टेटमेंट को देखो, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 फोर्सेस, देन वो तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, पहला वाला का लाइन ऑफ एक्शन, पहला वाला इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, दूसरा वाला इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन, और उनका लाइन ऑफ एक्शंस आर क्लियरली लुकिंग पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, तो तीनों का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होना जरूरी है। अगर पैरेलल नहीं हुआ तो दे हैव टू बी कंकरेंट। कंकरेंट मतलब ऑल द लाइन ऑफ एक्शंस मस्ट पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट। समझ में आ रहा है? जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पर मान लो कि ऐसा कोई शेप का एक बॉडी है और चलो मानते हैं कि इस बॉडी को कोई इधर खींच रहा है और कोई इधर खींच रहा है और कोई नीचे खींच रहा है, तो ये दोनों जो खींच रहे हैं, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दिस इज पुलिंग अलोंग दिस लाइन and this is pulling along this line, so the third force which is pulling down must be also passing through this point। ये जो थर्ड फोर्स होगा मान लो कि it has to pass through this point। अब कहेंगे तीनों का लाइन ऑफ एक्शन कंकरेंट है। देखो 3 लाइन ऑफ एक्शन आर पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट। कब? अगर तीनों लाइन ऑफ एक्शन कंकरेंट होंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये गलत है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है 3 फोर्स के चलते, तो उनका लाइन ऑफ एक्शन या तो पैरेलल होंगे या फिर कंकरेंट होंगे। आर यू गेटिंग द डिफरेंस व्हाट आई एम सेइंग? ये मत सोचना है कि कोई भी 3 तो फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है किसी बॉडी पे आएंगे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। नहीं, मैग्नीट्यूड भी बैलेंस होना चाहिए। ये 100 न्यूटन हुआ, ये 100 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन हुआ, रहेगा क्या? खींच के ले जाएगा, है कि नहीं? तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो तीनों का लाइन ऑफ एक्शन या तो पैरेलल होंगे या फिर कंकरेंट होंगे। चलो थोड़ा प्रैक्टिकली फील करते हैं। लेट अस सी, आई गिव यू वन मोर केस। Suppose I say you will try to realize it। मान लो कि ये कोई वाल है, स्मूथ वाल है और इसके साथ जुड़ा हुआ है कोई एक बॉल, ये कोई एक बॉल है ऐसे,
फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई रिपीट द फिगर अगेन। मैं क्या करता हूँ, ये बॉल तो ऐसे हवा में लटकेगा नहीं, मैं क्या किया हूँ, बॉल को बांध दिया हूँ। कैसे? पहला केस में बांध दिया हूँ ऐसे, दूसरे केस में बांध दिया हूँ ऐसे। क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा केस में आपको वैलिड केस ऑफ इक्विलिब्रियम लगता है? देयर इज नो फ्रिक्शन। कौन सा केस में बॉल रह सकता है? क्या बॉल ऐसे रह सकता है या फिर ऐसे रह सकता है कि दोनों में रह सकता है? देयर इज नो फ्रिक्शन। पहला वाला रह सकता है क्या? रह सकता है। क्यों लग रहा है आपको? क्या हो जाएगा प्रैक्टिकली? ये घूम जाएगा। खिला रहा है ना, कितना जोर से घूमेगा, कैसे घूमेगा, वो सारे पढ़ेंगे हम लोग जब मोमेंट्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। फिलहाल तो देख रहे हैं कि ये बॉडी के ऊपर, ये बॉल के ऊपर कितने तो फोर्स आ रहे हैं भाई। एक तो फोर्स आ रहा है हमारा वेट, एक तो फोर्स आ रहा है रिएक्शन यहाँ का, आ रहा ना, दूसरा आ रहा है टेंशन, तीसरा आ रहा है वेट। ओनली 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल एंड यू सी, क्या ये 3 फोर्स आर दे पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट? नो, ये दोनों इस पॉइंट से जा रहे हैं तो ये तो कुछ दूसरा पॉइंट से जा रहा है। दे आर नॉट पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट नॉर दे आर पैरेलल। तो ऐसा 3 फोर्स तो किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग? दूसरे केस में देखो, तो दूसरे केस में देखेंगे तो यहां पर जो फोर्स आ रहे हैं, एक तो फोर्स आ रहा है ऐसे, है ना, और इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा है? इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है। और ये जो दूसरा फोर्स है टेंशन, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है। ये तो ज्यादा टेढ़ा है। ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इसमें जा रहा है, थोड़ा इसको और उठा देते हैं। और जो वेट आ रहा होगा वो कहाँ आ रहा होगा? एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा होगा कि नहीं? You see the third force which is acting like this, are not they concurrent? Yes. So this can be a case of equilibrium. This cannot be a case of equilibrium. Why? Because only 3 forces are acting. Had it been in equilibrium, the forces would have been either parallel or concurrent. But here neither parallel nor concurrent. But here they are concurrent. क्या बात समझ में आ रहा है? Yes. थोड़ा और घुमाते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक वेरी इरेगुलर शेप का बॉडी है। ये जो टेक्निक है ना, ये तुमको तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा 11 में। तो फिर इसे क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि ये टेक्निक यूज करोगे, जो क्वेश्चन आपका ओरल बन जाएगा, बाकी लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, तुम खाली देख के फटाफट बता दोगे। बात समझ में आ रहा है? मान लो कि ऐसा कोई एक बॉडी और कोई यहाँ पे इस बॉडी को, मान लो कि यहाँ पे कोई है, कोई इधर खींच रहा है कुछ फोर्स F1 में, और क्या किया है कि दूसरा कोई है जो कि इसको मान लो कि इधर खींच रहा है F2 में। आपको यहाँ पर एक हुक दिया गया है, यहाँ पर एक हुक दिया गया है, यहाँ से पकड़ के खींचो। किधर को खींचोगे, किस डायरेक्शन में खींचोगे कि ये दोनों को आप ब्लॉक को रेस्ट में रख पाओगे? सोचो हमें इसको खींचना है और रोक के रखना है। कोई तीसरा फोर्स देके रोक सकते हैं ना, क्योंकि दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इक्वल एंड ऑपोजिट हम दे देंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। दोनों का कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट होगा, किसी ना किसी एक डायरेक्शन में होगा, उसके ऑपोजिट में हम फोर्स दे देंगे तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो हमें ये हुक को पकड़ के खींचना है, किधर? लेट अस थिंक। हम देख रहे हैं कि ये जो पहला फोर्स है ये कुछ ये लाइन में खींच रहा है, ये लाइन में चल रहा है। दूसरा फोर्स है ये लाइन में चल रहा है, तो तीसरा फोर्स को भी इसी लाइन पे जाना जरूरी है। इसका मतलब आई हैव टू पुश इन सम डायरेक्शन लाइक दिस। चलो एक पॉइंट को थोड़ा बदल देते हैं। आई हैव टू पुश इन सम डायरेक्शन लाइक दिस, तभी जाके रेस्ट में रहेगा। मतलब मुझे पुल करना है तो इसको इधर को पुश करना चाहिए, पुल करना चाहिए, तभी ये रेस्ट में रह सकता है, नहीं तो नहीं रहेगा। वैसे भी सोचे तो क्यों ऐसे होगा? क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? तो फिर इन दो इसका अपोजिट होना चाहिए, तो उसी पॉइंट पे तो होगा, तभी ना बैलेंस करेंगे। ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। ये क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट। ये और ये कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स 0 होगा। ये और ये कैंसिल करने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट होने के साथ साथ सेम लाइन में होना जरूरी है। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो हमें इस पॉइंट को किधर खींचना चाहिए कि ऐसे खींचना चाहिए, तभी जाके ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। फील करो चीजों को, कोई शॉर्ट नोट नहीं पूछने वाला। जब न्यूमेरिकल करेंगे फटाफट काम बन जाएगा हमारा। आया समझ में? ये कौन है? नेक्स्ट
सपोज आई गिव यू ए केस, सपोज हम कहेंगे कि फॉर यू दिस इज व्हाट इज ए डंडा, कॉल इट ए चल मानते हैं कि एक मीटर स्टिक है। सोचो ये ऐसा डंडा है, ऐसा डंडा है, थोड़ा खींच के बड़ा कर देते हैं, ये एक मीटर स्टिक है। क्या दिया है? ये दिया है 0 सेंटीमीटर मार्क और ये दिया है 100 सेंटीमीटर मार्क। डंडा ऐसे हवा में ऐसे क्यों है? क्योंकि इसको बांध दिया गया है। कहाँ पे बांध दिया? चलो मानते हैं कि इट इज टायर्ड समवेयर हियर। कैसे बांधे? सपोज इट इज वुंड बाय ए थ्रेड, कोई थ्रेड इसको ऐसे बांधा है, ये थ्रेड छोटा था और ये थ्रेड बड़ा था, 2 थ्रेड इसको बांध के रखे हैं ऐसे। अरे गेटिंग, क्या बात समझ में आया? अगर दोनों बराबर लेंथ के थ्रेड होते तो ये डंडा भी सीधा रहता। अब ये डंडा टेढ़ा है क्योंकि लेंथ बड़ा है, ये लेंथ छोटा है। समझ में आ रहा है? अभी अगर मैं यहाँ से कोई एक पेंडुलम को झुला देता हूँ, आई सस्पेंड ए पेंडुलम राइट फ्रॉम हियर। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर मैं कोई पेंडुलम को यहाँ से झुला दिया, डू यू अंडरस्टैंड? अब ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम को मैं यहाँ से झुला दिया हूँ, तो ये जब पेंडुलम को यहाँ से झुलाया हूँ तो ये किसी मार्क पे तो जा रहा होगा। मान लो कि वो x सेंटीमीटर मार्क है, ये 0 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर मीटर स्टिक है। तो पूछा क्या है? फाइंड x। कितना खतरनाक हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, कितना सेंटीमीटर मार्क पे जाएगा? और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको दे दिया कि ये लेंथ है L और ये लेंथ है 3L। सपोज अलग अलग लेंथ दे दी बताने के लिए। 33.3 ये क्या है? दिस इज व्हाट ए यूनिफॉर्म बार और मीटर स्टिक। समझ में आया? सोचो, क्या ये बार अभी रेस्ट में है? 25। सुन लो तो मेरे भाई, क्या ये बार अभी रेस्ट में है? है कि नहीं है? है ना, बार रेस्ट में है। तो फिर बार के ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। कितने तो फोर्स आ रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ऑन द बार? 1, 2 और वेट, उसका वेट भी तो आ रहा होगा। अच्छा, तो ये एक आ रहा होगा फोर्स, कहाँ भाग रहा है? ये फोर्स आ रहा होगा, कुछ एक फोर्स है, कितना है मालूम नहीं, T1। यहाँ पर एक फोर्स होगा T2, and you clearly know that these two forces are meeting somewhere here। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे है कि नहीं? they are meeting here। तीसरा फोर्स कौन है? वेट। कहाँ एक्ट कर रहा होगा? सेंटर में। सेंटर में एक्ट करेगा तो ये 0 है, ये 100 है, इट मस्ट बी एक्टिंग एट द 50 सेंटीमीटर मार्क। तो हो गया तीसरा फोर्स। 3 फोर्स किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो उनका लाइन ऑफ एक्शन को या तो पैरेलल होना है या फिर कंकरेंट होना है। वेट कैसे होगा? डाउनवर्ड। इसका मतलब द वेट मस्ट बी एक्टिंग समवेयर अलोंग दिस लाइन, है कि नहीं? वेट मस्ट बी एक्टिंग समवेयर अलोंग दिस लाइन। क्या बात समझ में आया? इसका मतलब यहाँ से अगर हम वर्टिकल ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब x का वैल्यू कितना है? 50 सेंटीमीटर। Are you getting? It must be acting at the 50 सेंटीमीटर मार्क, क्योंकि वेट मस्ट बी एक्टिंग हियर। क्योंकि इसी जगह के अलावा किसी दूसरी जगह अगर वेट लगेगा तो विल दे बी कंकरेंट? नो, नाउ दे आर कंकरेंट बिकॉज द वेट इज एक्टिंग हियर। तभी तो तीनों फोर्स कंकरेंट हो गए। आ रहा है समझ में? तो वेट मस्ट बी एक्टिंग समवेयर हियर। अगर वेट ऐसे एक्ट कर रहा है मतलब यहाँ से वर्टिकल ड्रॉ करो तो इट मस्ट बी एक्टिंग एट द 50 सेंटीमीटर मार्क, मतलब x मस्ट बी 50 सेंटीमीटर मार्क। बात समझ में आया? आप L3L ले लो, 2L5L ले लो, कुछ भी ले लो, the vertical line will always pass through the 50 सेंटीमीटर मार्क irrespective of the length of the threads। समझ में आ रहा है? चाहे ये थ्रेड कोई भी लेंथ का हो, this will always pass through the 50 सेंटीमीटर मार्क। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? अंडरस्टैंडिंग और ओवरस्टैंडिंग? स्टैंडिंग अंडर। समझ में आया? हाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स के बारे में 2 चीज देखें। पहला तो इनवैलिड था, वो क्या है? सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन नॉट कीप इट इन इक्विलिब्रियम।
two forces acting on a body keep a body in equilibrium, then the forces must be equal and opposite and must have same line of action. If three forces acting on a body keep it in equilibrium, then parallel line of action or their line of actions must be either parallel or concurrent. क्या समझ में आया? चौथा. Next, continuing properties. प्रॉपर्टीज कंटिन्यूइंग. अगर कोई बॉडी के ऊपर तीन फोर्स आ रहे हैं और तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में बॉडी को रख रहे हैं तो दे सेटिस्फाई लेमिस थ्योरम. ठीक है, लेमिस थ्योरम क्या है तुम लोग को आता है? कभी बताए थे बचपन में, भूल गए, अब तो बड़े हो गए सर. नहीं, हाँ, तो इफ थ्री concurrent forces acting on a body keep it in equilibrium, then if three concurrent forces acting on a body keep it in equilibrium, then they satisfy लेमिस थ्योरम. लेमिस थ्योरम क्या है वो थ्योरम? थोड़ा बताते हैं. सपोज हम कहेंगे कोई एक बॉडी के ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं. ये एक फोर्स खींच रहा है, ये दूसरा फोर्स खींच रहा है, ये तीसरा फोर्स खींच रहा है और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में. सो देयर आर थ्री फोर्सेस, दैट टू कनकरेंट फोर्सेस. और चलो दिया गया है कि ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा. इफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0, देन F1 बाई साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, F1 बाय साइन ऑफ F2 और F3 के बीच में क्या एंगल है? अल्फा. F1 बाय साइन अल्फा विल बी इक्वल टू F2 बाय साइन F2 बाय क्या लिखेंगे? F1 और F3 के बीच में क्या एंगल है? बीटा, तो लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा. क्या ये कैसे हुआ? प्रूफ आपको आता है? बताए थे एरिया लेके ट्रायंगल का, भूल गए? बता सकता हूँ, बता देता हूँ. क्या ये चीज समझ में आया? सेटिस्फाई लेमिस थ्योरम. ये थ्योरम है, थ्योरम का प्रूफ चाहिए तुम लोगों को? हाँ, अच्छा. पहले देखो कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये कोई एक रैंडम ट्रायंगल है, ये और सपोज ऐसे करके कोई एक ट्रायंगल है और दिया है कि ए बी सी है. सपोज ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है. बिफोर दैट सपोज ये साइड लेंथ है ए का सामने वाला साइड को ए कहते हैं, ये है ए, ये साइड लेंथ हो गया सी और ये लेंथ हो गया बी. ये तो समझ में आता है? हम कहेंगे ये ट्रायंगल का जो एरिया है कैन बी कंसीडर्ड एज हाफ बेस इनटू हाइट. बेस को अगर हम बी लेंगे, हाइट क्या होगा? हाइट होगा ये, होगा कि नहीं होगा? ये जो हाइट है देखो तो ये है सी, है ना, इसको हम सी लिए हैं, ये बीटा है तो ये क्या हो गया? सी पी बाई एच. पी बाई एच करेंगे तो साइन बीटा मिलेगा ना. तो अगर इसको एच कहते हैं तो एच बाई सी विल बी साइन बीटा. तो एच क्या हो जाएगा? सी साइन बीटा होगा ना. समझ में आया? अब ये एरिया को मैं कुछ दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ.
कैसे? मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू ये बेस हाफ ए इंटू दिस डिस्टेंस। ये बेस हाइट पता करना है कि नहीं? ये बेस अगर है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो क्या आप गेस करके बता सकते हो ये हाइट कितना होगा? इट विल बी, ये हो जाएगा हाइट यहाँ से, मान लो कि सपोज मैं अप टू स्केल ड्रॉ नहीं किया, अगर मैं ऐसे कर देता हूँ और ऐसे ड्रॉ करके, अब मैं इसको भगाया, ठीक है, ये अल्फा है तो ये बी साइन अल्फा है कि नहीं? ये बी साइन अल्फा हुआ। और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, हाफ सी इंटू, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सी इंटू यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा, ये एंगल दिया है क्या, ये एंगल गामा दिया था, मिट गया है यहाँ पे। अभी अगर मुझे पता करना है व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ऐसे और ऐसा ट्रायंगल बनाया कि मैं खुद ही फंस रहा हूं। हाँ, ये एंगल कितना था? गामा। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये है ए साइन गामा। विल नॉट बी ए साइन गामा? यस। तो ऐसे करके मैं एरिया को लिख सकता हूं, है ना? सिंप्लीफाई करें तो आप तीनों में एबीसी डिवाइड कर दो, एबीसी डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? साइन बीटा, एबीसी डिवाइड कर दिए तो ए, है ना? साइन अल्फा बाय सी इज इक्वल टू साइन गामा बाय बी। साइन अल्फा बाय सी सामने वाला, साइन बीटा बाय ए सामने वाला साइड, साइन गामा बाय बी। समझ में आया? ये हो गया रिलेशन। अब ये सर पुराने वाले केस के साथ कैसे आया? चलो भूल जाओ, ये तो आप लोग समझ गए, नोट्स नहीं लिखना, बता दिए, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन हमारा जो केस था, इफ F1 इज प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, तो तीन फोर्स का रिजल्टेंट 0 है। तीनों को ड्रॉ करके दिखेंगे तो कैसे दिखेगा? सपोज ये F1 है, बाई ट्रायंगल लॉ ये हो गया F2, तो ये हो गया F3, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगा, F3 उल्टा होगा तो कैंसिल कर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये साइड लेंथ कितना हुआ? F2, ये साइड लेंथ F1, ये साइड लेंथ F3, तो फिर ऑब्वियसली दे विल सैटिस्फाई द सेम रूल्स। F3 by sin of this angle is equal to F1 by sin of this angle is equal to F2 by sin of this angle. That is what is written here. क्या बात समझ में आया? आप ये फिगर को याद रखो, F1 by sin of alpha। उल्टा लिखे आप? नहीं लिखे, मतलब जो F1 by sin alpha, F1 by sin of angle between F2 and F3। फॉर्मूला। हाँ, F1 by sin alpha लिखे। सर साइन बाय बोले तो अभी। हाँ, अरे sin alpha by F1 is equal to sin BT by F2 is equal to sin gamma by F3, उल्टा कर दो। अरे यार, क्या बात समझ में आया? तो F2 by sin of angle between F1 and F3, क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे 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 बस आपको खुश करने के लिए मैं एक छोटा सा कोचिंग दूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। सपोजिंग हम कहेंगे कि कोई एक लड़का ऐसे झूल रहा है, ये बॉय इज हैंगिंग, एक बात बोलो कि सुसाइड किया है, ये ऐसा झूल है, बॉय इज हैंगिंग लाइक दिस, दिस इज व्हाट इज ए बॉय। चलो एक चींटी इज हैंगिंग, ठीक है, समझ में? और दिया क्या है कि दिया ये है कि ये एंगल्स जो है ऐसा 60 डिग्री, स्पाइडर इज हैंगिंग, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री लेते हैं, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। आपको कोई इतराज? स्पाइडर इज हैंगिंग, तो इसका स्पाइडर का मास m है, तो ये हैंग कर रहा है, तो ये थ्रेड लगा के खींच रहा होगा, क्या फोर्स में? व्हाट इज द फोर्स इन द थ्रेड्स मींस टेंशन इन द थ्रेड्स। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड
टेंशन इन थ्रेड्स ऑफ द स्पाइडर। तो कैसे करें? पहले निकालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। चलो स्पाइडर को लेके चलते हैं। ये स्पाइडर तो आ जा। हाँ, तो स्पाइडर को लेके आए हम यहाँ से यहाँ पर। हम पहले स्टार्ट करेंगे कैसे? फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्पाइडर। क्या बता सकते हो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द स्पाइडर? कॉपी। तो स्टेप नंबर 1 कहता है कि गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम। पहला स्टेप है ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसके ऊपर कितने तो फोर्स आ रहे हैं? एक तो फोर्स आ रहा होगा वेट, जो इसका मास दिया है, और वेट इधर भी एक खींच रहा होगा। और कौन सा थ्रेड में ज्यादा फोर्स होगा, लेफ्ट वाले थ्रेड में कि राइट वाले थ्रेड में? सिमेट्री से पता चल रहा है कि दोनों में बराबर होगा। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ? हाँ, क्योंकि जो टेढ़े फोर्स है कितना टेढ़ा है बताना जरूरी है। लुकिंग एट द फिगर, कैन यू टेल मी, कैन यू हेल्प मी, ये जो टेढ़े फोर्स है वो वर्टिकल के साथ क्या एंगल कर रहे हैं? लुक बैक टू द फिगर अगेन। ये वर्टिकल के साथ क्या एंगल कर रहे होंगे थ्रेड्स? 60 डिग्री कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए आई शो एन एंगल ऑफ 60 डिग्री हियर, 60 डिग्री हियर। और क्या फोर्स है? mg। पहला स्टेप हो गया। क्या करना था हमें? करना ये था कि t कितना है पता करो। सीधे सीधे होते तो 2t = mg कर देते, लेकिन तो टेढ़े। क्या ये अपवर्ड फोर्स है? नहीं, ये तो टेढ़ा फोर्स है। अगर अपवर्ड होता ये भी t ये भी t, 2t = mg कर देते, लेकिन दोनों टेढ़े है कि नहीं? बड़ा खतरनाक है। एनीवे, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 ये था पहला वाला। स्टेप नंबर 1, स्टेप 2 में अप्लाई लैमिस थ्योरम। ये कैसे लगाएंगे? चलो सोचते हैं। थोड़ा ये जो कीड़ा है, स्पाइडर है, काफी छोटा है। इधर को एक फोर्स है T और इधर को एक फोर्स है T, और ये एंगल है 120, बस इतना मालूम है। और ये सीधे नीचे की तरफ है। क्या आप गेस कर सकते हो ये एंगल कितना होंगे? ये एंगल कितना होगा? 120 तो होगा कि नहीं होगा? ऊपर वाला अगर 120 हो गया, ये दोनों बराबर होंगे 240 का, तो 120 हो गया। लेमिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या कहेंगे? ये mg है। सो t बाय साइन, ऑपोजिट में क्या एंगल है? 120। f1 बाय साइन अल्फा, तो t बाय साइन 120 = mg बाय साइन, उसकी ऑपोजिट में क्या एंगल है? ये भी 120। अरे ये दोनों तो कट गए, तो t कितना हुआ? सो टेंशन इन द थ्रेड = mg। फिनिश का आया समझ में? अगर ये 120 नहीं है तो कुछ दूसरा होता, तो अप्रोप्रिएट वैल्यूज डालते फिर निकल जाता चीज। सो व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? यू से द टेंशन इन द थ्रेड इज सेम एज द वेट ऑफ द स्पाइडर। सर इसमें भी वेट, इसमें भी वेट, तो ऊपर की तरफ 2 mg हो गया। नहीं, ऊपर की तरफ नहीं है, टेढ़े है कि नहीं? हाँ, तो t = mg। ये हो गया आंसर। इज इट अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को पक्का बढ़िया से देख के आओ, और इसको लेके आगे बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम लोग। फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।